Good evening, sir. Yes, sir. Good evening. Sir, recording started. मुझे इतना कंफर्म कर दो बस कि रिकॉर्डिंग स्टार्टेड और नॉट. ओके सर. ठीक है सर, चलो हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग अभी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर बात कर रहे हैं. किस में बात कर रहे हैं सर? कैपिटल स्ट्रक्चर. तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीशन लेवल में आ गए हैं सर. मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेटेड जो जो टॉपिक कवर करना था मैं ऑलमोस्ट वो सब कवर कर लिया. लेकिन अभी थोड़ा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन चल रहा है. जैसे लास्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक में डिस्कशन था. और वो टॉपिक क्या था? वो टॉपिक था EBIT एंड EPS एनालिसिस. मे बी आप सबको याद है EBIT एंड EPS एनालिसिस. इसके साथ मैंने आप लोगों को NPS का भी एक कनेक्शन के बारे में बताया था. याद है सर? EBIT माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, EPS माने अर्निंग पर शेयर. और हम लोग EBIT EPS के ऊपर बेस करके इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT डिस्कशन किया था. इंडिफरेंस लेवल. आशा करता हूं कि आप सभी को याद है सर कि क्या टॉपिक डिस्कशन हो रहा था. क्यों? क्योंकि अगर आप लोग सर थोड़ा सा कंसंट्रेशन लैग कर रहे हो, अगर बाई चांस आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फिर आप ना कहीं के नहीं रहोगे. ठीक है, समझ नहीं पाओगे. इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ सर. जैसे कि हम लोग जब लेवरेज पढ़े थे तो लेवरेज पे पूरा फोकस किए थे. आजकल हम लोग अभी कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर पे भी पूरा फोकस बना के चल रहे हैं. तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो कॉन्सेप्ट है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार, आप लोगों को हल्का सा आइडिया वापस दे देता हूँ. ये जो लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर है इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट फ्यू क्लास में काफी डिस्कशंस किए. जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन शेयर है सर सबको. प्लीज मुझे इतना बताओ तो सर, स्क्रीन शेयर है? हेलो. है सर. ओके सर. तो जैसे आप सबको पता है कि एक कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन कैसे करेगा. ठीक है, जिसके ऊपर बेस करके कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज डेवलप किया गया है. पॉइंट टू बी नोटेड सर, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल दोनों अप्रोच में बातचीत चल रहा है. थ्योरीज में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, जैसे कि नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, मॉडिगिलनी मिलर अप्रोच. ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट थ्योरीज था. हाँ, एक दो थ्योरी थोड़ा सा में भी बाकी है, जैसे कि ट्रेड ऑफ थ्योरी एंड पेकिंग ऑर्डर थ्योरी थोड़ा बहुत में भी बाकी है, बाद में कर देंगे सर. बट फिलहाल आपको मैं ये सब थ्योरी बताया. मतलब एक कंपनी में डेब्ट कितना रहेगा, इक्विटी कितना रहेगा, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे चलता है कंपनी के अंदर, ये सब डिस्कशंस मैं कर रहा हूँ आपके साथ. मैंने ऐसा नहीं कि लोन लेके ही बिजनेस करें, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मार्केट से शेयर के थ्रू से पैसा रेज करे और बिजनेस करे. द कॉन्सेप्ट इज नॉट लाइक दैट कि लोन लो बिजनेस करो या कैपिटल रेज करो बिजनेस करो. ठीक है, मुझे याद है लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बायजूस के बारे में भी बात किया था. मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कंपनीज जो काफी जिनका लोन है मार्केट में उसके बारे में भी मैंने बात किया था. तो सारा खेल डिपेंड करता है कि एक कंपनी का सक्सेस उसके कैपिटल स्ट्रक्चर पे, जिसको बोलते हैं सर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर. यानी आपको एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ता है कंपनी के अंदर, ताकि कंपनी कहीं से भी अपना सोर्स ऑफ फाइनेंस करे. ठीक है, मैंने चाहे डेब्ट ले ले चाहे इक्विटी ले ले. ठीक है, डेब्ट माने बेसिकली क्या सर? लोन कैपिटल. बेसिक बातें हैं, आप सबको पता है. और इक्विटी या शेयर का जो कॉन्सेप्ट है, आप डेब्ट से भी मार्केट मतलब अपना बिजनेस के लिए फाइनेंस जुगाड़ कर सकते हो, आप इक्विटी के थ्रू से भी अपना बिजनेस के लिए फाइनेंस जुगाड़ कर सकते हो. बट ऑप्टिमल लेवल मेंटेन करना ये एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट का डिसीजन मेकिंग एरिया होता है. एज एन फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, आप कंपनी में जब एज ए CFO, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए MBA फाइनेंस, वॉट एवर बी योर क्वालिफिकेशंस और आपका प्रोफेशनल लेवल, उसके ऊपर डिपेंड करके कंपनी हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कंपनी को एक सही सजेशन पे रखें
कि कंपनी किस तरह से अपना बिजनेस मॉडल को मेंटेन कर पाए। ठीक है, जैसे कि मैं करंटली जिस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन एक कॉन्सेप्ट है। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द अर्निंग ऑफ द शेयर होल्डर, दैट इज EBIT, EPS एंड MPS। EBIT, EPS एंड MPS। MPS इज व्हाट सर? MPS का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव माने एक कंपनी बिजनेस करके कितना सेविंग कर लेता है। ठीक है, क्योंकि जिसका सेविंग्स जितना होगा उसका रिजर्व सरप्लस उतना ज्यादा होगा, कंपनी का फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी उतना ज्यादा माना जाएगा, उतना ज्यादा माना जाएगा। समझ रहे हो सर? ओके, तो एक काम करते हैं सर, एक सेकंड मैं थोड़ा सा लास्ट क्लास का नोट्स थोड़ा सा मैं निकाल लेता हूँ। लास्ट क्लास आई थिंक 1 तारीख था क्या सर? 1 तारीख। कोई मुझे बता सकते हो डेट क्या था? चौथा लास्ट क्लास से डेट टा पीछे लो। चौथा के पास डेट रहता है मेरा क्लास का। 1 तारीख सर। 1 तारीख। आई थिंक दिस वन यही होना चाहिए। यस सर, इसमें मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया था वो ये क्वेश्चन था कि आपको कौन सा ऑल्टरनेट चूज करना चाहिए और किस ऑल्टरनेट में शेयर का दाम क्या बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इवन आप लोग शेयर प्राइस तक डिटरमाइन कर लिए थे बेस्ड ऑन दी डिटेल्स। ये वाला क्वेश्चन था सर, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग ले लिए हो सर, मतलब लिख लिए हो। अगर नहीं लिखे ना तो लिख लेना सर, क्लास ऑन करना लिख लेना, सिंपल सी काम है। या फिर मेरे से भी PDF कलेक्ट कर सकते हो, जो भी है। ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट दिन आपको करवाया था सर। आज कुछ क्वेश्चन होगा क्या? हाँ सर, चलो आज का एक न्यू क्वेश्चन ध्यान से देखना सर। हाँ, ओके, क्या क्वेश्चन बताते हैं, देखो। द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्टार ट्रेक लिमिटेड, ठीक है, स्टार ट्रेक लिमिटेड आर प्रेजेंटेड। सर एक कंपनी का डिटेल्स आपके सामने है। ठीक है, इसमें कंपनी अपना प्रॉफिट का हिसाब दिया है सर, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैंने कंपनी ने 23 लाख का प्रॉफिट किया, जिसमें से कंपनी अपना डिवेंचर इंटरेस्ट माइनस कर रहा है। आप सबको पता है ना सर कि सबसे पहले कंपनी को डिवेंचर इंटरेस्ट ही देना पड़ता है। मैंने डिवेंचर एक तरह का लोन ही होता है सर। तो डिवेंचर इंटरेस्ट 18%, जिसका वैल्यूएशन दिया है 80,000। लॉन्ग टर्म लोन इंटरेस्ट 11%, जिसका वैल्यू भी दिया है 2,20,000, 2,20,000। कुल मिला के आपका लोन का इंटरेस्ट है 3 लाख का, 220 + 80 मिला के। ओके, इनकम टैक्स को भी लेस किया गया क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। इंटरेस्ट देने के बाद जो भी बचता है, पे योर टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्स या इनकम टैक्स, दैट इज 10 लाख वैल्यूएशन दे के रखा है आपको। ठीक है, तो इधर 23 लाख था, वहां से 3 लाख का इंटरेस्ट चला गया तो 20 लाख बचा। 20 लाख में से 10 लाख चला गया सरकार के घर में टैक्स के नाम पे। फिर बचा क्या सर? EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, या फिर इसको आप बोल सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैड भी कहते हैं। तो 10 लाख का पैड आया है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, एक एक इक्विटी शेयर का दाम बता रहा है सर 10 टका करके, और टोटल 5 लाख का बता रहा है सर। 10 टका करके टोटल 5 लाख। अर्निंग पर शेयर, ठीक है, अर्निंग पर शेयर 2 टका बता रहे थे, 2 रुपीज। एंड जो शेयर जिस कंपनी का हम लोग हिसाब कर रहे हैं, इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 20 रुपीज करके। कितना करके सर? 20 टका, 20 रुपीज। और आपको दिया है सर PE रेशियो। आई होप कि आप लोग भूले नहीं, लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को PE रेशियो के ऊपर भी फोकस करवाया था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो PE रेशियो यहाँ पर गिवन है 10 टका। ठीक है, भूलना नहीं है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रेशियो। कंपनी का फंडामेंटल चेक करना होता है ना, तो PE रेशियो चेक करते हैं, जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा माना जाता है। किसी भी कंपनी का शेयर मार्केट में जो लोग फंडामेंटल
इन्वेस्टमेंट करते हैं सर, फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट क्या होता है। से फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ रिलायंस मनी कंट्रोल, मैं एक्चुअली देख लेता हूँ सर, रिलायंस का मनी कंट्रोल में डेटा देखता हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट मैटर अभी नहीं चल रहा है, मैं कोई रिलायंस का एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ आपको, जस्ट आपको एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिलायंस का एक ओवरव्यू हमारे सामने है, ये देख सकते हैं आप, प्राइस अर्निंग रेशियो, रिलायंस का प्राइस अर्निंग रेशियो, जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो देखते हैं, ये रहा। मार्केट कैपिटल, डिविडेंड यील्ड, 20 डे एवरेज वॉल्यूम, 20 डे एवरेज डिलीवरी, सेक्टर पीई, माने रिलायंस जिस सेक्टर में है उस सेक्टर में क्या प्राइस अर्निंग रेशियो चल रहा है, और रिलायंस का प्राइस अर्निंग रेशियो कहाँ है सर, क्योंकि देखा जाच्छे ये है सेक्टर, माने रिलायंस जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है उस इंडस्ट्री का पीई है 30.92, रिलायंस का पीई कहाँ है, पीबी दिख रहा है, एक सेकेंड, मिल जाता है सर, मिल जाता है सारा डेटा, सेक्टर पी तो बताया, ये रहा ईपीएस, ये देखो नेट प्रॉफिट दिया, ईपीएस बताया, ठीक है, वॉल्यूम का भी बता रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट इक्विटी माने क्या, माने कंपनी के पास कितना डेब्ट है कितना इक्विटी है, वही कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड डिटेल्स आ जाएगा, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियोज, ठीक है। रेशियो में नॉर्मली अर्निंग पर शेयर वगैरह दिख रहा है, फेस वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे यहाँ पर रिलायंस का पर्टिकुलर पी अभी दिखाई नहीं दिया, कोई बात नहीं, जब दिख जाएगा तब बता देंगे। हमें सेक्टर पी बताया गया है 30.92, माने इस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या प्राइस अर्निंग रेशियो चल रहा है। ठीक है सर, जैसे आगे आगे मौका मिलेगा और दिखा देंगे, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में फोकस करते हैं। अगर आप अपना फंडामेंटल को ठीक रखते हो ना, अगर आप अपना फंडामेंटल को ठीक रखते हो तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। फाइनेंशियल नॉलेज को ना एकदम कोर से जानना चाहिए सर, फाइनेंशियल नॉलेज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, यू हैव टू डू इट फ्रॉम द वेरी कोर। तो पी रेशियो गिवन है आपको। अच्छा आगे जाके आपको कुछ हिसाब दिया है, क्या हिसाब दिया है, द कंपनी हैज अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ ₹20 लाख, इट इज इन नीड ऑफ 30 लाख टू पे ऑफ डिवेंचर्स एंड मॉडर्नाइज इट्स प्लांट्स। ध्यान से सुनना, एक रियल लाइफ सिचुएशन है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इन्हें 30 लाख का डिवेंचर पे करना है और अपना जो प्लांट है उसे मॉडर्नाइज करना है। आप कौन हो, आप एक फाइनेंशियल मैनेजर हो, इट सीक्स योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस। ऑल्टरनेट वन, रेजिंग एंटायर अमाउंट एज टर्म लोन फ्रॉम बैंक। आपको जितना पैसा चाहिए आप पूरा का पूरा पैसा मार्केट से लोन ले लो 12% रेट में। ऑल्टरनेट टू, रेजिंग पार्ट ऑफ द फंड्स बाय इशू ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, और बाकी पैसा आप लोन ले लो, माने 50-50 करने के लिए बोल रहे हैं, 50-50 रेशियो में काम करने के लिए बोल रहे हैं। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू इंप्रूव इट्स रेट ऑफ रिटर्न बाय 2%। कंपनी जो है सर ये अपना रेट ऑफ रिटर्न जो है उसको इंप्रूव करना चाहता है बाय 2% एज ए रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। माने क्योंकि कंपनी अपने आप को मॉडर्नाइज करेगा तो ऑब्वियस बात है कि कंपनी एक्सपेक्ट करता है कि अपना रेट ऑफ रिटर्न इंप्रूव करेगा, है ना। रेट ऑफ रिटर्न इंप्रूव करेगा, माने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना कंपनी कैपिटल एम्प्लॉय करेगा बिजनेस में, मतलब पैसा लगाएगा या इन्वेस्ट करेगा उसके ऊपर रिटर्न अच्छा करेगा, तो 2% में इंक्रीज करना चाहता है। बट पी रेशियो इज लाइकली टू गो डाउन टू 8, बट प्राइस टू अर्निंग रेशियो 8 टाइम्स में 8 टाइम्स में गिर जाएगा इफ द एंटायर अमाउंट रेज्ड एज टर्म लोन। अगर पूरा पैसा टर्म लोन में उठाते हैं तो दैट इज ऑल्टरनेट वन। आप कौन हो सर, आप एक फाइनेंस ऑफिसर हो, ठीक है, आप कंपनी का फाइनेंशियल एडवाइजर हो सर, चार्टर्ड हो, सीएमए हो, सीएस, एमबीए फाइनेंस, वॉट एवर फाइनेंशियल डिग्री यू हैव, आपका नॉलेज यहाँ पर काम करेगा। एडवाइज द कंपनी ऑन द फाइनेंशियल प्लान टू बी सिलेक्टेड। कौन सा फाइनेंशियल प्लान सिलेक्ट करना चाहिए,
and if it is assumed that there will be no change in the price to earning ratio if either of the two alternative is adopted, would your advice still hold good? माने ये जो यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है कि अगर कंपनी लोन से पैसा रेज करता है तो कंपनी का पी रेशियो गिर जाएगा, लेकिन सेकेंड पॉइंट आपको बता रहा है, इट इज इफ इट इज एज्यूम दैट देयर विल बी नो चेंज इन द पी रेशियो if either of the two alternative is adopted, would your advice still hold good? And third question, also calculate the indifference level of EBIT. तीसरा सवाल अगेन जो लास्ट क्लास में भी काफी डिटेल्स में चर्चा हुआ था, इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT माने आपको दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ EBIT ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? वो EBIT लेवल आप ढूंढो, चाहे कोई भी सिचुएशंस आप मतलब ऑल्टरनेटिव आप चूज करो, बट आपको वो वाला EBIT एरिया ढूंढना है जहां पर आपका EPS सेम रहेगा। and EPS 1 equals to EPS 2, अर्निंग पर शेयर 1 माने अल्टरनेट 1 इक्वल्स टू अल्टरनेट 2, और आपको EBIT ढूंढना है, चाहे आप लोन के थ्रू से कैपिटल रेज करें, चाहे आप मिक्स्ड ऑफ माने डेब्ट एंड इक्विटी मिला के करें, आपका EBIT सेम होगा। माने उस EBIT लेवल को ढूंढना है, उस EBIT लेवल को ढूंढना है जिस EBIT लेवल में आपका EPS 1 एंड EPS 2 माने अर्निंग पर शेयर 1 इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर 2, अल्टरनेट 1 इक्वल्स टू अल्टरनेट 2 होगा। हेलो सर, याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है सर? मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि क्या आप लोगों को याद आ रहा है कि इस तरह का सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास भी किया था, बट आज का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। हेलो, बोलो सर, बोलो, कुछ तो बताओ, हाँ या ना? কিরে বোঝা যাচ্ছে? आप लोग इतना चुप रहते हो ना, कभी कभी आप लोगों का चुप्पी को ना मैं चिंता में पड़ जाता हूँ कि भाई ये लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर, चलो सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे आप लोग भी कनेक्ट हो जाओगे, धीरे धीरे आप लोग भी कनेक्ट हो जाओगे। 3 क्वेश्चन मेनली है, बट क्वेश्चन को समझने से पहले तो कंपनी का प्रॉब्लम समझना पड़ेगा भाई। जब तक आप कंपनी का प्रॉब्लम नहीं समझ लेते हो तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सब रियल लाइफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम सिचुएशंस है। हर बिजनेसमैन, हर कंपनी, हर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में इस तरह का फाइनेंशियल इश्यूज आता रहता है, और एज ए बिजनेस मैनेजर, एज ए फाइनेंस मैनेजर, ये आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप इस तरह का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। ठीक है, चलो डोंट वरी सर, अपना नॉलेज को एनहांस करो, धीरे धीरे सारा बात समझ में आता जाएगा। ओके, क्या क्वेश्चन का नाम क्या था? स्टार ट्रेक लिमिटेड, ठीक है। स्टार ट्रेक लिमिटेड, सर प्लीज लिखे थोड़ा सा। दैट फाइनेंशियल प्लान which will result in हायर शेयर प्राइस। हेलो, हम लोग वही चाहते हैं ना एज ए कंपनी। कंपनी क्या चाहेगा कि कौन सा प्लान उनके लिए बेहतर हो, जिसमें शेयर प्राइस ज्यादा हो। क्या कहते हो सर? जिस पर्टिकुलर सिस्टम पे कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा रहेगा, कंपनी वही प्लान चूज करेगा कि यस और नो? जैसे लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसमें एक ये वाला प्लान था, अल्टरनेट 1 एंड अल्टरनेट 2, तो कौन से किस में शेयर प्राइस ज्यादा हुआ था सर?
ऑल्टरनेट 1 में ज्यादा हुआ था 1288 और ऑल्टरनेट 2 में 1185 हुआ था। तो ऑब्वियसली कंपनी जिसमें शेयर प्राइस ज्यादा रहेगा उसी को चूज करेगा, है ना, क्योंकि आपको शेयर प्राइस ज्यादा होगा तो कंपनी को कैपिटल ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब डेब्ट इक्विटी जो भी आप प्लान चूज करो, तो वी विल चूज दैट फाइनेंशियल प्लान विच विल रिजल्ट इन हायर शेयर प्राइस। ठीक है, रेगुलरिटी बहुत बड़ी चीज है सर। जो लोग रेगुलर क्लास करते हो या बैकअप करके एटलीस्ट बैकअप से भी कर लेते हो, काफी सारे लोग लाइव क्लास रेगुलर नहीं कर पाते, आई नो, ड्यू टू आर्टिकलशिप, ड्यू टू ट्रेनिंग, ड्यू टू जॉब। ठीक है, तो उनके लिए तो बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप जॉब करते हो, आर्टिकल ट्रेनिंग करते हो या कोई भी प्रोफेशनल सेटअप के साथ हो, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाते, बट एटलीस्ट क्लास दिन में कभी भी एक बार टाइम करके देख लिया करो। पी रेशियो इंटू ईपीएस, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना है सर? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो जरा सर, अच्छा, तो पॉइंट ए ओल्ड, मैं कहना ये चाहता हूं कि सबसे पहले ना कंपनी का डिवेंचर्स का सिचुएशन देख लेते हैं। कोई बता सकते हो सर डिवेंचर का क्या सिचुएशन हो सकता है? हेलो, डिवेंचर का क्या सिचुएशन था कंपनी का? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सर, कंपनी के पास ऑलरेडी कितना डिवेंचर्स बता रहे हैं? 80,000 का डिवेंचर इंटरेस्ट बता रहे हैं, जिसका रेट है 18%। तो आप डिवेंचर का वैल्यू निकाल पाओगे सर? हेलो, कुछ तो कहो, चुप ना रहो सर। आपको डिवेंचर इंटरेस्ट देके रखा है, आपको डिवेंचर इंटरेस्ट देके रखा है, एज वेल एज इंटरेस्ट रेट भी देके रखा है। क्या आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो आपका डिवेंचर क्या होगा वैल्यूएशन? चौथा, नील, संपद, टेल मी सर। शालिनी, श्रवणिता, राहुल, आई एम आस्किंग एवरीबॉडी सर, बोलो। डिवेंचर इंटरेस्ट हुई नो 80,000 का, इंटरेस्ट रेट भी हमें पता है 18% का, तो आपका फुल वैल्यू हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा? 80,000 का इंटरेस्ट है, 18% डिवाइड कर दो। 4,44,444.44 4,44,444, यही है ना? 44 পয়েন্ট কত আছে? 0.4, সবই 4, ঠিক আছে, রাউন্ড অফ করে নেন। 80,000 डिवाइडेड बाय 18%, ठीक है, राउंड ऑफ कर लो सर। पॉइंट के बाद 4 है तो फिर आगे जाने का जरूरत नहीं है। 444,444, ठीक है, तो दिस इज योर डिवेंचर वैल्यू। अगर डिवेंचर वैल्यू पता लग गया तो टर्म लोन का वैल्यू भी पता लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको लोन का इंटरेस्ट दिया है और इंटरेस्ट का रेट दिया है, तो बताओ 2,20,000 डिवाइडेड बाई 11%, কত হচ্ছে? 18,33,333 হ্যাঁ, 2,20,000 বাই 11% করলে হ্যাঁ বল 20 লাখ তাহলে এত ভুলভাল বলছিস কেন? 12% 2,20,000 ডিভাইডেড বাই
11%, यही है ना? तो दैट इज 20 लाख, 20 लाख होगा ना सर? तो ये हो जाएगा आपका 20 लाख का वैल्यूएशन। माने आपको यहाँ पर ना कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड करने बोला है कि कंपनी ने कैपिटल एम्प्लॉयड माने क्या होता है सर? सर कैपिटल एम्प्लॉयड माने कंपनी कितना कैपिटल बिजनेस में एम्प्लॉय किया है, लगाया कितना, इन्वेस्ट कितना किया, वो आप ढूंढ रहे हो। तो पहले आप ओल्ड केस में ढूंढोगे, फिर आगे जाके न्यू स्कीम में ढूंढोगे, ठीक है? तो ये मैं ओल्ड सिचुएशंस बता रहा हूँ जब कंपनी स्टार्ट कर रहा था, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग सिचुएशंस जो चल रहा था, दैट इज ओल्ड। कंपनी के पास डिवेंचर इंटरेस्ट है 18% करके 80,000 का, टर्म लोन इंटरेस्ट है 11% करके 2,20,000 का, ठीक है? हो गया सर डिवेंचर और लोन का। शेयर कैपिटल भी कुछ है, देयर इज ऑल्सो शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 ईच, 5 लाख का, ठीक है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 5 लाख का, तो फिर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा बोलो? আচ্ছা আমি কি কোনো আউট অফ ওয়ার্ল্ড কথা বলছি? কত হবে? Sir, 50 lakh. হ্যাঁ 60 লাখ কেন না 50 লাখ? 50,000. 50 लाख, ओके सर 50 लाख, थैंक यू। 50 लाख होगा ना सर, वेरी गुड। तो फिर आप यहाँ पर लिख दो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, नंबर ऑफ शेयर है, एक एक शेयर का फेस वैल्यू दिया है 10% करके, तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाता है 50 लाख का, वेरी गुड। तो 4,44,444, ठीक है, 4,44,444 ये आपका डिवेंचर का वैल्यू है। टर्म लोन है आपका 20 लाख का, टर्म लोन माने नॉर्मल जो बैंक लोन होते हैं उसे नॉर्मली टर्म लोन कहते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख का हो गया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस, क्वेश्चन में गिवन है, बताओ कितना है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस इज गिवन इन द क्वेश्चन। अच्छा ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस का क्या माने होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कौन मुझे बताएगा सर? तथा आजकल चुपा चीज कहना तथा बॉल अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस এর মানে কি? নীল কেউ তো বলুক, রাহুল বলো স্যার। হ্যাঁ বল। কোম্পানির প্রফিট যেটা বেসিক্যালি ডিভিডেন্ড হিসেবে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়নি, তাই তো? থ্যাংক ইউ স্যার, थैंक यू। कंपनी कैप माने बेसिकली ये कंपनी का प्रॉफिट है सर, जो एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। ये सब कहाँ का बात कर रहा हूँ, ये सब अकाउंट्स का बात है सर। जिसका अकाउंट्स जितना स्ट्रांग रहेगा उसको फाइनेंस समझना उतना इजी रहेगा। अगर आपका अकाउंट्स का बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप प्लीज अकाउंट्स को अच्छा करो, ठीक है? क्योंकि अकाउंटेंसी से फाइनेंस का बेस बढ़ता है। फाइनेंस एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है जो अकाउंटेंसी से ही अपना सारा इंफॉर्मेशन लेता है। एक कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करता है, लाइक पीएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, रेशियो एनालिसिस बनाते हैं, सब बना लिया। अब रेशियो एनालिसिस बेसिकली फाइनेंशियल एरिया है, तो सब कुछ बनाने के बाद उसको एनालिसिस करने का काम फाइनेंस का होता है। तो अगर कोई अकाउंटेंसी में गड़बड़ करेगा, मतलब अकाउंट्स का अंदर का बात समझ नहीं पाएगा, तो उसको फाइनेंस में बेस बनाने में या फाइनेंस का अंदर का बात समझने में दिक्कत होगा, ठीक है? वेयर अकाउंट्स एंड एफएम विल स्टार्ट, जहां एक्चुअली अकाउंट्स खत्म होता है एफएम का काम वहीं से शुरू होता है, ठीक है? ओके सर, चलो ठीक है। तो मोटा मोटी इधर हो गया 20 लाख का, ओके। इट इज इन नीड ऑफ 30 लाख, अब आगे उसका बात करेंगे, ठीक है, वो न्यू में बात करेंगे। फिलहाल अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस कितना? $20 लाख ना?
20 लाख अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस। सर एक चीज बोलो, क्या निकला एक्चुअली? कंपनी अभी तक कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, सारा डेटा निकल गया, सारा डेटा निकल गया। कंपनी कितना कैपिटल मार्केट में फंसाया है, सिंपल। मैं थोड़ा टपोरी भाषा में अगर बोलूं, ठीक है, ठीक है, जैसे नॉर्मली जो आम आदमी होता है ना, वैसा ही बात करता है। अरे भाई मेरा मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। अगर आप लोग कभी बिजनेसमैन का बात सुनोगे, बड़ा बाजार जाना सर, ठीक है सर, ऐसे बड़ा बाजार में कोई जाना नहीं चाहता है अगर उनका काम ना हो तो, क्योंकि भीड़ भाड़ में कौन जाना चाहता है, बट पैसा तो वहीं पर है सर। आप लोग फाइनेंस के स्टूडेंट हो, अकाउंट्स फाइनेंस के स्टूडेंट हो, बिजनेस के स्टूडेंट हो, काम कहाँ करोगे? जहाँ पैसा है वहीं पर काम है सर। जो जगह देखने में जितना भयंकर है, वहीं पर उतना ज्यादा पैसा भी है। क्यों? क्योंकि कोर काम तो वहीं पर होते हैं। बड़ा बाजार में होलसेलिंग का बिजनेस रहेगा तो जाके पार्क स्ट्रीट में ऑफिस रहेगा, ठीक है। जैसे मुंबई में धारावी में फैक्ट्री होते हैं, धारावी में फैक्ट्री होते हैं, तब जाके बॉम्बे के पॉश एरिया में ऑफिस बनाते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ। धारावी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्लम एरिया, बट धारावी एनुअली 1000 करोड़ का बिजनेस बनाता है। रिसेंटली अदानी ने डिक्लेयर किया कि अदानी धारावी को एक टॉप लेवल सिटी में डेवलप करेगा। ये सर अदानी ने ऐसा बोला है कि मुंबई में ये जो स्लम है, ये देश को अच्छा नहीं लग रहा है सर, देश का इमेज को अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, फैक्ट्री वगैरह सब रहेगा, क्योंकि धारावी में जो लोग रहते हैं उनके पास स्किल है, तो धारावी का जो लोग हैं उनका स्किल को यूज करेगा ऑब्वियसली, और लेकिन धारावी को बदल देगा। ऐसा कोई बिजनेसमैन हमारे कोलकाता में भी आ जाए, हाँ, जो हमारे यहाँ का बस्ती को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ वादा, मतलब सर वादा पे वादा करेगा, मुझे नहीं लगता कभी कर पाएगा। मैंने पॉलिटिकल लेवल में ये काम करना बहुत मुश्किल लगता है, स्पेशली हमारे वेस्ट बंगाल का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। किसी इन्वेस्टर को ही दिया जाए कम से कम, वो तो कम से कम बिल्ड करे, लोगों का हालत भी ठीक हो जाए। आई डोंट नो, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी हो सकता है, बट जस्ट आपको एक छोटा सा बात में कह दिया, जो भी रिसेंट खबर आया। नहीं सर इसमें अदानी को दे देगा तो जगह उसका हो जाएगा, नहीं नहीं, जगह कभी उसका नहीं होगा। वो प्रमोटिंग करेगा, सिटी बनाने का काम करेगा, जगह उसका नहीं होगा। हाँ वो बात है कि अगर वो कहीं पर इन्वेस्ट करेगा तो ऑब्वियसली वहां से रेवेन्यू भी अगर कुछ अर्न हो सकता है तो वो उसी को मिलेगा, नो डाउट, लेकिन कभी जगह थोड़ी उसका हो सकता है, कभी नहीं सर। धारावी के बारे में आप लोगों को आइडिया है ना सर? हाँ, इट्स अ लार्जेस्ट स्लम इन द वर्ल्ड, इसको बनाएगा सिटी धारावी। ये है मुंबई में है, हमारे कोलकाता में भी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बस्ती है। हाँ वो যদি স্যার আদানির কাছে যায় তাহলে স্যার আদানি শেয়ারে ভালো ইফেক্ট পড়বে এটার জন্য। শেয়ারে ইফেক্ট পড়বে না, না ইফেক্ট মানে তুমি কি মানে বলতে বাড়ার চাইছিস? জন্য হ্যাঁ বাড়লে হয়তো সবাই ইনভেস্টমেন্ট একটা হিউজ অ্যামাউন্ট। हाँ, उस देख अदानी का बिजनेस अच्छा है, उसके पास पैसा है, और एक्चुअली क्या है ना, अदानी धीरे धीरे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ले रहा है। कुछ चीजें ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी कंपनी को ऐसे भी करना पड़ता है। आप लोग लॉ में नहीं पढ़ते हो सर, कंपनी लॉ में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये देखो सर, बॉम्बे का एक प्रॉब्लम क्या है कि इतना बड़ा शहर है बॉम्बे, बॉम्बे इंडिया का लार्जेस्ट सिटी है, नो डाउट, अनडाउटेडली इंडिया का लार्जेस्ट सिटी है, बट इतना बड़ा शहर के सामने ये जो स्लम एरिया है ये कितना बेकार दिखता है सर, है ना। ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माने डेवलपमेंट, ठीक है, ऐसा नहीं कि धारावी में पैसा नहीं है, धारावी में पैसा बहुत है, बट एक कल्चर बन चुका है, ठीक है, एक कल्चर बन चुका है कि नहीं यहाँ का लोग ऐसे ही रहेंगे। नहीं सर, क्यों ऐसा रहेगा? चेंज होना चाहिए, क्योंकि इसमें मतलब इंडिया का भी नाम खराब होता है। स्लम डॉग मिलेनियर बोल के मूवी बना के ऑस्कर लेके चला गया, कोई मतलब होता है? भारत का स्लम दिखाया और उसमें ऑस्कर लिया, अच्छा नहीं लगा मुझे सर, ठीक है अच्छा नहीं लगा सीरियसली। मतलब पर्सनली अगर मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगा मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि इसमें भारत का इमेज खराब हुआ सर ठीक है। हाँ सच्चाई दिखाया ऐसा नहीं, लेकिन कुछ चीजें झूठ भी दिखाया,
जिस तरह का सिचुएशन उतना भी नहीं होता है, बेकार, मतलब इंटरनेशनली बेइज्जती होता है। चलो छोड़ो, अपना अपना मतलब सोच है, लेकिन आगे आ जाओ सर, फाइनेंस पे आ जाओ। तो हम लोग, ओके, तो यहाँ पर कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, कंपनी कितना पैसा मार्केट में लगाया, ये इसका पूरा डेटा मिल गया आपको। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में डिवेंचर कंपनी के पास इतना है, मतलब इतना कंपनी लोन उठाया और उसको बिजनेस में डाला। कैपिटल एम्प्लॉयड 4,44,444 का डिवेंचर, 20 लाख का टर्म लोन, 5 लाख का इक्विटी शेयर, 50 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस इज 20 लाख। कुल मिला के कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा? कितना हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड सर? 94,44,444। ठीक है, दिस इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये है ओल्ड सिचुएशंस, माने कंपनी का पुराना सिचुएशंस तो यही है, बट अभी ये जो कंपनी है इसको 30 लाख का जरूरत है सर। अभी इसको 30 लाख का जरूरत है। इट इज इन नीड ऑफ 30 lakhs टू पे ऑफ डिबेंचर्स एंड मॉडर्नाइज इट्स प्लांट्स। मॉडर्नाइज इट्स प्लांट्स माने कंपनी अपने फैक्ट्री को मॉडर्नाइज करेगा और अपना लोन का जो इंटरेस्ट वगैरह है डिवेंचर को रिडीम करेगा। इंटरेस्ट नहीं, एक्चुअली इंटरेस्ट समेत पूरा डिवेंचर को ही रिडीम करना है, क्योंकि जो लोग इतने दिन में कंपनी को डिवेंचर देके रखा है उनको उनको रिडीम करना है। डिवेंचर को ऐसे ही होता है सर, डिवेंचर ना एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आता है, डिवेंचर बॉन्ड एटसेट्रा, और जो भी डिवेंचर कंपनी को पे करता है, मतलब देता है, सब्सक्राइबर होते हैं, कंपनी को एक सर्टेन टाइम के बाद उसको रीपे करना होता है। और इस पे कंपनी फेलियर रहे ना तो कंपनी का बदनाम होता है सर, उसका डिफॉल्ट माना जाता है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस, क्योंकि ये लोन है एक तरह का, और लोन का पैसा आप बाकी रखोगे, दिस इज नॉट अ गुड साइन। अब इस 30 लाख के लिए उसको लोन रेज, मतलब उसके पास दो अल्टरनेट का सामना किया गया है कि भाई या तो आप लोन ले लो या तो फिर आप मिक्स कर लो, थोड़ा सा लोन, ठीक है, थोड़ा सा इक्विटी, या तो कंप्लीट लोन लेके या फिर इक्विटी और डेब्ट को मिक्स करके। आई थिंक ठीक है। अभी हम लोग फोकस करेंगे न्यू पे। न्यू बोले तो, न्यू बोले तो सर, न्यू बोले तो एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 94,44,444। ठीक है, सॉरी 444। एडिशनल कितना चाहिए? एडिशनल जरूरत कितना है सर? फ्रेश अमाउंट, रेज्ड, फ्रेश अमाउंट रेज कितना करना है? इतना काहे सोचते हो, बोलो ना। 30 लाख सर, 30 लाख चाहिए मॉडर्नाइजेशन के लिए। 30 लाख मॉडर्नाइज करेगा और डिबेंचर को पैसा रीपे करेगा। कितने का डिबेंचर है कंपनी के पास? 4,44,444। रिडेम्पशन ऑफ, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना है? 4,44,444। ये माइनस करना पड़ेगा, तो इतना पैसा रेज करेगा और बाकी पैसा कंपनी रीपे करेगा। तो 94,44,444 ऐड करो 30 लाख, माइनस करो 444,444, कितना हो जाएगा अल्टीमेटली? आई थिंक कितना हो रहा है सर? 80 लाख। ओए हिसाब करना, प्लस माइनस करना,
94 के साथ 30 लाख ऐड करो और 4,44,444 माइनस करो। $94,44,444 इसमें ऐड हो जाएगा 30 लाख और इसमें से माइनस हो जाएगा 4,44,000। ये बेसिक सा हिसाब नहीं बोल पा रहे हो। 444,444 ठीक है। 1,20,00,000 1.20 बेसिकली 1.20 करोड़ यानी हम लोग इसको 120 लाख बोल सकते हैं। तो 120 लाख ठीक है ना। 12 के बाद कितना जीरो था? 6 ठीक है। समझ गए सर? ये है सिचुएशंस न्यू का। बोलो सर, अभी तक अगर कोई डाउट है किसी को तो प्लीज मुझे बताओ। अभी तक कैलकुलेशंस में कोई इश्यूज है? क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में कोई इश्यूज है? रेज योर वॉइस। यस बोलो। কি সবাই বুঝতে পারছে? নীল নীল বোঝা যাচ্ছে? শালিনী बोलो सर। समन्विता, राहुल, आई एम आस्किंग एवरीबॉडी। ओके सर। तो फिर आगे बढ़ो। अब क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर हो रहा है तो काम बहुत आसान हो जाएगा सर, बहुत आसान हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन पूछा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में। यहाँ पर एक सवाल है, कंपनी एक्सपेक्ट्स टू improve its rate of return by 2% as a result of modernizations, but P ratio is likely to go down to 8 if the entire amount is raised as term loan। raised as term loan अगर लोन के थ्रू से लेगा तो ऑब्वियस बात है प्राइस अर्निंग रेशियो कम हो जाएगा। ठीक है। अब कंपनी को एडवाइस करना है एज ए फाइनेंस ऑफिसर, एज ए फाइनेंस मैनेजर, वट एवर बी दी रोल। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, ऑप्शन ए एग्जिस्टिंग ROI कितना है? व्हाट इज द एग्जिस्टिंग ROI? एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन, कोई मुझे बता सकते हो? क्यों बोलते परवे? एनी आइडिया? एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा और न्यू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? आई एम वेटिंग, कोई तो बताओ सर। जो कैलकुलेशंस, जो डेटा आपके साथ हैं, इसी डेटा के बेसिस में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। व्हाट इज द एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट विल बी द न्यू ROI? चौथा बोलो सर। राहुल, नील, संपद, एनीवन? कोई तो बताए मुझे। হবে এক্সিস্টিং রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট কত হবে? সবাই কি আমার আওয়াজ পাচ্ছে? सर कनेक्शन बना हुआ है या कनेक्शन नहीं है? इतना सन्नाटा क्यों है रे भाई? कि रे सबाई কানেক্টেড আমার সাথে নাকি কানেকশন নেই? अच्छा আছিস তো? ওকে Yes, sir. ओके सर। तो EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड करो ना सर। EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड करो ना। आपको जितना प्रॉफिट हुआ है उसको डिवाइड करो कैपिटल एम्प्लॉयड से। EBIT कितना है? 2300 लाख। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने आपको, in the very starting you know that your earning before interest and tax, that is actually your profit। बट ये प्रॉफिट क्या प्रॉफिट है? जब आपने अभी तक लोन का इंटरेस्ट नहीं दिया और सरकार को टैक्स नहीं दिया, तब आपने 23 लाख का इनकम किया। तब आपने कंपनी की तरफ से 23 लाख का, एक्चुअली आपका कंपनी 23 लाख का इनकम किया। तो दिस इज योर EBIT। अब EBIT बेसिकली योर इनकम, एंड आपने कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया था? तो ऑब्वियसली 94,44,444।
ओके, तो आपका परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना हुआ? अब तो बता दो, अब तो बता दो सर, परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, कितना प्रतिशत कमा रहे हो आप? बेसिकली 94 लाख 44 4 हाँ बोलो, কি হলো? 0.24 পার্সেন্টেজ কত হয় সেটা তো বল। 0.24%? আরে পাগল, ওটাকে না স্যার 100 24.35 হ্যাঁ ওটাকে 100 করে ইন্টু দিয়েছি করছিস না? हाँ वेरी गुड सर। तो 23 लाख ओके डिवाइडेड, इतना आपका प्रॉफिट है, ईबीआईटी मैंने प्रॉफिट एक्चुअली डिवाइडेड करो तो जितना आपने पैसा लगाया था बिजनेस में 94 44 मतलब 94 लाख 44,444, ठीक है। ये पॉइंट में आया, जो भी आया इसको इंटू 100 करो तो आपको 24.35 आएगा। इसका मतलब है कि आपको 24.35% रिटर्न मिल रहा है। अच्छा है, खराब नहीं है। 24.35% रिटर्न कोई खराब रिटर्न तो नहीं है। नाउ दी हाँ बोलो सर। यस, आवाजটা কেটে গেল, रिपीट करो सर एक बार, क्या बोला? নিউ আরওআই হচ্ছে 19.17 নিউ আরওআই কত? 19? 19.16 হচ্ছে কেন 166 কেন কেন 19.16 কেন হবে? কারণটা বল। वाई न्यू आरओआई 19 क्यों होगा? वाई 19? ऐसा क्या हो गया? सर न्यू आरओआई ऐसे कैलकुलेट क्यों करोगे आप? तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन, आपका एग्जिस्टिंग या ओल्ड आरओआई कितना है? 24.35। नाउ व्हाट योर प्रोजेक्ट नीड, आपका प्रोजेक्ट का नीड क्या है? नीड ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है? आप यहाँ पर क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? द 30 कंपनी, লাখ हाँ 2% आरओआई 2% इंप्रूव करना चाहते हो ना? The company expects to improve its rate of return by 2% as a result of modernizations. Okay. So whatever with your current existing जो आपका है इसके साथ 2% ऐड कर दो और क्या। तो आपका न्यू आरओआई होना चाहिए 26.35%, यही होना चाहिए। अब इसके बेसिस में आगे का कैलकुलेशन होगा। एग्जिस्टिंग इतना है, अगर न्यू होगा तो इतना होगा, बिकॉज आप क्वेश्चन आपको बोला है कि हम 2% में इंप्रूव करेंगे, हम 2% में इंप्रूव करेंगे। ओके सो अभी भी टाइम नहीं हुआ सर कि कौन सा चूज करना है, इसका टाइम नहीं आया अभी तक। अभी तक हम लोगों ने एक भी आंसर नहीं मिला हम लोगों को, हम लोग अभी सिर्फ एनालिसिस करे जा रहे हैं। अभी ना तो क्वेश्चन 1 का जवाब दे पाए, ना तो जवाब क्वेश्चन 2 का जवाब दे पाए, ना ही क्वेश्चन 3 का जवाब दे पाए। अभी भी हम लोग अंधेरे में ढूंढ रहे हैं क्या होगा, अभी भी क्लियर कट जवाब नहीं मिला। लेकिन अभी तक जितना जरूरी बातें हैं वो कैलकुलेशंस का इम्पोर्टेंट है सर, वो कैलकुलेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर बेस करके आगे हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है सर? स्टेप 3। तो अभी मैंने आपको जितना चीज करवाया इसमें एक स्टेप 1 था, दैट इज जब स्टार्टिंग में आपने किया। मैं बता देता हूँ कहाँ से स्टेप 1 स्टेप 2 हुआ था। स्टेप 1 यहाँ हुआ था और स्टेप 2 जो है दैट इज दिस पार्ट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सर स्टेप 3 पे। स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ शेयर प्राइस अंडर
both the alternatives, under both the alternatives। इसमें आप एक काम करो ना, एक पर्टिकुलर बनाओ और एक ऑल्टरनेट 1 बनाओ और एक ऑल्टरनेट 2 बनाओ, ठीक है। पर्टिकुलर में आपको पता है EBIT, शेयर प्राइस कैलकुलेट करना है। EBIT न्यू में आपका EBIT कितना होगा सर? आपने जितना कैपिटल एम्प्लॉय किया था उसमें कैपिटल आपने थोड़ा रेज किया, फिर आपने डिवेंचर को रिडीम कर दिया, तो आपका EBIT कैसा बन जाएगा सर? कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कितना प्रतिशत चाहिए आपको? 120 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ ना न्यू में, न्यू का बात करेंगे सर। 120 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ, उसके ऊपर 26.35% ऑफ 120 लाख। 120 लाख का 26.35%, 26.35 क्या है सर? 26.35 तो अभी निकाले ना कि हमारा रिक्वायरमेंट है, रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज आवर रिक्वायरमेंट, इतना हमें चाहिए। तो जितना मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा उसका 26.35% चाहिए, तो हमें इसको जो भी मिलेगा इसको EBIT बोलेंगे। तो ये एक्चुअली ऑल्टरनेट 1 हो या ऑल्टरनेट 2 करके देखो ना, 31.62 लाख आएगा। हाँ सर। आ रहा है क्या अच्छे? 31.62 इतना आ रहा है तो बोलो। ओके, थैंक यू सर। तो 31.62 हो गया आपका रिक्वायर्ड EBIT। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होगा आपका? एग्जिस्टिंग क्या है और न्यू क्या होगा? अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस का हालत देखें तो एग्जिस्टिंग में 2,20,000 आपका एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस है। याद करो जरा, ये देखो आपने डिवेंचर रीपे कर दिया सर, है ना? तो आपका बचा क्या है? आपने डिवेंचर रीपे कर दिया तो डिवेंचर का इंटरेस्ट तो और अभी नहीं रहेगा, क्योंकि याद करो जब आपने न्यू कैलकुलेशन किया था तब आपने डिवेंचर का जो 4,44,444 का जो कॉन्सेप्ट था वो आपने माइनस कर दिया ना, इसका मतलब डिवेंचर रीपे हो गया है। लेकिन अभी भी बचा क्या है पुराना सिस्टम से? 2,20,000 का इंटरेस्ट आपका लोन का पड़ा हुआ है। और न्यूली आपने अगर ऑल्टरनेट 1 चूज करोगे, इफ यू चूज ऑल्टरनेट 1, इफ यू चूज द ऑल्टरनेट 1, देन आप पूरा बैंक लोन लोगे 12% रेट में, एंटायर अमाउंट एज लोन, माने 30 लाख का पूरा 12% आपको चाहिए, है ना? है ना सर? बोलो बोलो। तो एग्जिस्टिंग 2,20,000, ध्यान से समझना बात को। और न्यू जो चाहिए सर, न्यू में 12% ऑफ 30 लाख, 12% ऑफ 30 लाख, ये एक ऑल्टरनेट 1 के केस में। और ऑल्टरनेट 2 के केस में, ऑल्टरनेट 12% ऑफ 10 लाख। ऐसा क्यों? इसके लिए प्रोजेक्ट को याद करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट में आपने क्या पूछा था कि इफ यू गो विद द ऑल्टरनेटिव 1, इफ यू गो विद द ऑल्टरनेटिव 1 रेजिंग एंटायर अमाउंट एज टर्म लोन, तो आपको 30 लाख का जरूरत है। व्हाट इज योर नीड? 30 लाख। 30 लाख का 12% आपको इंटरेस्ट देना है। इफ यू गो विद द ऑल्टरनेटिव 2, इफ यू मूव विद ऑल्टरनेटिव 2, देन आपके सामने 1 लाख शेयर्स हैं, 20 ईच करके जो आप इक्विटी रेज करोगे, और रेस्ट बाय टर्म लोन 12%, बाकी जो है वो आप 12% का टर्म लोन के थ्रू से करोगे। तो 10 लाख का 12% है ना, टोटल 30। तो अगर 20 लाख शेयर के थ्रू से आ जाएगा तो बचेगा क्या? 10 लाख। तो 10 लाख का 12%,
तो हम लोग यहाँ पर इस पूरा सिस्टम को कुछ इस तरह से देखेंगे सर, माने ऑल्टरनेट 1 एंड ऑल्टरनेट 2 दोनों के ऊपर बेस करके चलना पड़ेगा। ऑल्टरनेट 1 एंड ऑल्टरनेट 2 दोनों के ऊपर बेस करके चलना पड़ेगा। माने इधर एग्जिस्टिंग 2,20,000 तो रहेगा, ठीक है। अगर 2 लाख इधर 2.2 और इधर हो जाएगा 3.6, है ना सर। माने आप इसको कुछ इस तरह का एक हिसाब दिखा सकते हो। 2.2 तो कॉमन है ही, साथ में 3.6 माने 2.2 प्लस 3.6। आप लोग समझ गए, माने 5.8। ऑल्टरनेट 1 के लिए आपका हिसाब बनेगा 5.8 और ऑल्टरनेट 2 के लिए आपका हिसाब बनेगा 2.2 प्लस 1.2। ये दोनों सिचुएशंस आ सकता है। ऑल्टरनेट 1 के केस में आपका लोन रहेगा 5.8, ऑल्टरनेट 2 के केस में रहेगा 3.4। एनी डाउट सर? क्योंकि सिंपल है, एग्जिस्टिंग जो लोन का इंटरेस्ट है वो तो देना ही है 2.2 माने 2,20,000, लेकिन 12% ऑफ 30 लाख देना है कि 12% ऑफ 10 लाख देना है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ फाइनेंस चूज करते हो। अगर आप ऑल्टरनेट 1 चूज करोगे तो 3.6 प्लस 2.2 करके 5.8 हो जाएगा। अगर आप ऑल्टरनेट 2 चूज करते हो तो 1.2 प्लस 2.2 करके 3.4 हो जाएगा। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी सर। अरे बोलो सर, बोझते पारलम। चौथा संपन, बोलो सर। नील, सब सुन रहे हो? बोझा গেল Yes, ব্যাপারটা sir. কি হয় 5.8 অল্টারনেটিভ 1 এ যাবে আর 3.4 অল্টারনেটিভ 2 তে যাবে, তাই তো? तो ए हो गया, बी हो गया, सी पॉइंट। अब मैटर को और आगे बढ़ाओ। पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपका जो ए पॉइंट है वहां से आप बी पॉइंट को माइनस करो, माने ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस करो तो पीबीटी मिलेगा। तो 31.68 से 5.8 माइनस करोगे तो 25.82 मिलेगा। चेक करके देख लो एक बार। और 31.62 से अगर आप 31.62 से 3.4 को माइनस करो तो आपको 28.22 मिलेगा, ठीक है। पैट @50% करो, @50% करो। 25.82 उसका 50%। आपको क्वेश्चन में बोला था, इनकम टैक्स के बारे में क्वेश्चन आपको बोला था। कहाँ गया भाई, कहाँ गया भाई, ये रहा। अच्छा, इनकम टैक्स रेट कहीं नहीं बोला था, बट आप यहाँ से देख सकते हो आपका जब 20 लाख का हिसाब था, माने ईबीआईटी से जब आपने इंटरेस्ट वगैरह पे कर दिया 20 लाख बचा, उसके बाद आपने टैक्स कितना दिया 10 लाख, तो 20 लाख आपका पड़ा हुआ था ईबीटी या पीबीटी। तो 20 लाख से 10 लाख दिया, माने आपने एक्चुअली 50% दिया। हेलो, तो सर देखो थोड़ा चालाकी करना है। चालाकी माने दिमाग लगाना है, चालाकी कुछ नहीं है, एक्चुअली दिमाग लगाना है। तो दिमाग का यूज करें, अपना ब्रेन का यूज करें कि 50। सर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो रेट दिया नहीं है। अब रेट दिया नहीं तो देखो तो फिर टैक्स किस रेट में दिया है। 20 लाख के पीबीटी पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 लाख है, तो फिर 10 लाख कहाँ से आ गया, माने 50% टैक्स है। टैक्स रेट 50% है। आई होप की बात समझ में आया सर, आई होप की बात समझ में आया, हाँ या ना। तो जो भी आपका पीबीटी रहेगा आप उसके ऊपर वैट सॉरी टैक्स लगा दो 12.91 और इधर हो जाएगा आपका 14.11। ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है?
सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन रीड करते हैं, 5 लाख तो था ही ना सर, 5 लाख तो एग्जिस्टिंग सिचुएशंस में था, बस न्यू सिचुएशंस में ऑल्टरनेटिव 2 में आप 1 लाख शेयर और इशू करोगे, 1 लाख शेयर आप और इशू करोगे, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग देखो, एग्जिस्टिंग 5 लाख और न्यू न्यू अंडर न्यू न्यू में ऑल्टरनेटिव 2 में है ना, ऑल्टरनेटिव 2 में आप एक्स्ट्रा और 1 लाख लगाओगे, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ शेयर्स, यानी 5 लाख और इधर हो गया 1 लाख, 6 लाख। अब अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर लो, ABCDEF, प्लीज टेल मी सर अर्निंग पर शेयर क्या होगा? माने पैट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, माने D/E बोल सकते हो। एज पर ABCD माने क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो D डिवाइडेड बाय E, पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, माने 12.9 डिवाइडेड बाय 6। यस बोलो सर, 12.9 डिवाइडेड बाय 6, तो आपका पर शेयर अर्निंग पर शेयर हो जाएगा कितना होगा सर? 12.91 डिवाइडेड बाय 6 करने से, ओ अच्छा सॉरी देखा मैंने गड़बड़ कर दिया। 12.91 डिवाइडेड बाय 5 होगा 2.582। क्यों सर, ऐसा क्यों चूज किया हमने? मतलब ये वाला जो हिसाब आया, ये 12.91 लाख आपका पैट है, इसको डिवाइड किया मैंने 5 लाख से। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ऑल्टरनेटिव 1 में आप एक्चुअली लोन से पैसा रेज कर रहे हो, आपका शेयर इशू नहीं है ऑल्टरनेटिव 1 में, तो फिर जो पुराना शेयर का हिसाब था वही रहेगा। दैट इज ऑल अबाउट द ऑल्टरनेटिव 1 एंड ऑल्टरनेटिव 2 में, हेलो, ऑल्टरनेटिव 2 में आप एक चीज ध्यान से रखना, तो ऑल्टरनेटिव 2 में आपका 6 लाख आएगा बिकॉज वहां पर आप शेयर इशू कर रहे हो। कि रे सवाई बुझते पारछे कतटा? बोलो सर, अगर जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो तो बताओ सर। $2.352 होगा, इसमें आपका 14.11 लाख आपका पैट है और इसको डिवाइड करना है 6 लाख शेयर से। ईपीएस का कैलकुलेशंस कोई डाउट? अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशंस में कोई डाउट है सर? बोलो। नील, कमुन्निता, राहुल, चौथा, सभी को पूछ रहा हूँ, बोलो सर ईपीएस तक कैलकुलेशन में कोई डाउट है? हाँ सर, हाँ सर। ओके सर, तो इधर हो गया आपका 2.35। ओके सर, इधर हो गया 2.352 पर शेयर, इधर हो गया 2.582 पर शेयर। ठीक है, अब क्या चाहिए सर? अब तो हिसाब मिल जाएगा शेयर का। हम लोग एक्चुअली शेयर प्राइस ढूंढने निकले हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी दिया है सर। ऑल्टरनेटिव 1 में 8 टाइम्स और ऑल्टरनेटिव 2 में क्या होगा बताओ? क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव 1 मतलब पुराने एग्जिस्टिंग सिचुएशंस में क्या था? 10 टाइम्स था पी रेशियो, लेकिन अगर आप लोन से सारा पैसा रेज करोगे तो आपका पीई गिर जाएगा, आपका प्राइस अर्निंग रेशियो गिर जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। ऐसा क्यों? पी रेशियो का फॉर्मूला क्या बताता है सर? पी रेशियो मीन्स व्हाट? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इज द रेशियो ऑफ शेयर प्राइस ऑफ स्टॉक टू इट्स अर्निंग पर शेयर। अगर लोन ज्यादा हो जाएगा तो शेयर होल्डर के हाथ में बचेगा क्या? वेरी सिंपल, दिमाग लगाओ,
कंपनी जो कमाएगा अगर ज्यादातर पैसा लोन के इंटरेस्ट में दे देगा तो शेयर होल्डर के लिए कम बचेगा ना, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम हो जाएगा फिर। ठीक है, पी रेशियो का मतलब यही है, पी रेशियो जितना ज्यादा होगा शेयर होल्डर को उतना मिलेगा, पी रेशियो जितना ज्यादा होगा शेयर होल्डर को उतना मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो सर? प्राइस अर्निंग रेशियो पे बहुत बातें हो सकता है। जैसे देखो, ये बड़ा फेमस एक साइट है सर, इन्वेस्टोपीडिया। ये सब मैं भी यूज करता हूँ। जब मैं सीए का पढ़ाई करता था, सीएफए का पढ़ाई करता था, तब भी मैं एमबीए का पढ़ाई करता था, मैं बहुत यूज करता था। तो चलो वहां से भी दिखा देता हूँ मैं आपको, कहीं से भी पढ़ लो सर, सोर्स सही होने से और नॉलेज होने से आप समझ सकते हो। देखो, पी रेशियो, स्टॉक वैल्यूएशन मेट्रिक दैट कंपेयर्स ए कंपनी शेयर प्राइस टू इट्स अर्निंग पर शेयर। ये पी रेशियो क्या है? एक स्टॉक वैल्यूएशन मैट्रिक है जो कंपेयर करते हैं कंपनी का शेयर प्राइस को अर्निंग पर शेयर के साथ। ठीक है, ये सिंपल सा बात कर रहे हैं। ये एक्चुअली यूएस का कंपनी है, यूएस में फाइनेंशियल मार्केट बहुत स्ट्रांग है, तो आप उनके हिसाब से भी पढ़ोगे तो दुनिया के किसी भी कोने में फाइनेंशियल मार्केट को समझ सकते हो। तो व्हाट इज प्राइस अर्निंग रेशियो, आपको थोड़ा डिफाइन करता है। द प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज द रेशियो फॉर वैल्यूइंग अ कंपनी that measures its current share price relative to its earning per share. The P price to earning ratio is also sometimes known as the price multiple or the earnings multiple. P ratio are used by investors and analysts to determine the relative value of company shares in an apples to apples comparison to others in same sectors. माने similar company का comparison होते हैं, similar category of company का। It can be also used to compare a company against its own historical record. माने बात समझो, जैसे टाटा मोटर भी एक गाड़ी कंपनी है, तो टाटा मोटर के साथ अगर आपको कंपेयर करना है तो सिमिलर बिजनेस क्या है? सुजुकी, माने मारुति सुजुकी। तो आप सिमिलर बिजनेस मॉडल पे कंपेयर कर सकते हो कि सिमिलर बिजनेस मॉडल पे किसका पी कितना चल रहा है। जैसे एचडीएफसी भी बैंक है, आईसीआईसीआई भी बैंक है। ओके, तो आप चेक करो कि किसका पी हाई है और किसका पी लो है। ये एक होता है कि कंपनी अपने पीयर के साथ कंपेयर कर सकता है, पीयर बोलते हैं ना सर, कॉम्पिटिटर। या फिर आप सेम कंपनी के अंदर पिछले साल के साथ इस साल का कंपेयर कर सकते हो, इसलिए बोल रहे हैं इट कैन ऑल्सो बी यूज टू कंपेयर ए कंपनी अगेंस्ट इट्स ओन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और टू कंपेयर एग्रीगेट मार्केट अगेन वन अनदर और ओवर टाइम। P may be estimated on a trailing, backward looking और forward project basis। मैं भी बैकवर्ड लुकिंग या फॉरवर्ड प्रोजेक्ट के बेसिस में ज्यादा डिटेल्स में भी बात नहीं कर सकता, बट फिर भी आपको मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूं। ये देखो, ये है आपका पी रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला। ये मैं लास्ट दिन भी क्लास में करवाया था। द फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस आर मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ओके, मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। To determine the P value, one must simply divide the current stock price by the earning per share. अगर आपको किसी भी कंपनी का P चाहिए, किसी भी कंपनी का P रेशियो डिटरमाइन करना है, टाइम्स में निकलते हैं सर, क्या करना है? सिंपली डिवाइड द करंट स्टॉक प्राइस, मैंने शेयर का जो भी दाम चल रहा है, शेयर प्राइस को डिवाइड कर दो उसके अर्निंग पर शेयर से। जितना भी शेयर का दाम चल रहा है उसको अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करो, आपको P रेशियो मिल जाएगा। The current stock price can be found simply by plugging the stock ticker symbol in any finance website. Yes, ये तो आप लोग जो लोग शेयर मार्केट का स्पेशल क्लास करते हो, दे मस्ट नो। ठीक है, ऐसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि शेयर मार्केट का नॉलेज ऑलवेज आप लोग एनहांस करो। ठीक है, बिकॉज चाहे आप सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो या सीएस कर रहे हो, शेयर मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। स्पेशली सीएस सीएस सीएमए को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसलिए क्योंकि आप देख सको ना कि जो भी बातें होता है कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में जाके रुक जाते हैं। तो आप लोग शेयर मार्केट के बारे में जानो सर, पढ़ाई करो, एनआईएसएम क्रैक कर सकते हो, साइड बाय साइड आपका एक करियर बूस्ट भी मिल सकता है। ठीक है, और आप आपका सीएस सीएमए का भी जो वैल्यूएशन है उसको ऐड ऑन करो, और फिर आगे जाके आपको मौका ही मौका, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। अच्छा आगे देखो, ईपीएस कम्स इन टू मेन वेराइटीज।
वाइल स्ट्रीट एक्रोनिम फॉर ट्रेलिंग 12 मंथ दिस नंबर। अच्छा मैं एक एग्जांपल में कराना चाहता हूँ, देखते हैं अगर कोई पी रेशियो का एग्जांपल मिल जाए तो। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा डिटेल्स दिया है, मतलब पी के लिए अलग से एक अलग क्लास लगता है सर। मैं फिर भी थोड़ा सा बताने का कोशिश किया। इवैल्यूएशंस फ्रॉम पीई, ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ द पी। चलो ये एक एग्जांपल मिला है। एज ए हिस्टोरिकल एग्जांपल लेट्स कैलकुलेट पी रेशियो फॉर वॉलमार्ट। वॉलमार्ट का नाम तो सुने ही होंगे। As on February 3, 2021, when the company stock price closed at $139.55, the company's earning per share for the fiscal year ending January 31, 2021 was $4.75। ठीक है, 2021 में कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो क्लोज हुआ $139.55 में। आप डॉलर को रुपीस भी समझ सकते हो, इंडिया में रुपी चलता है, यूएस में डॉलर चलता है। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर बता रहे 4.75 तो आपको अगर पूछे कि भाई वॉलमार्ट का पी कितना चल रहा है, वॉलमार्ट का पी रेशियो कितना चल रहा है, तो आप वेरी सिंपल काम कर सकते हो, 139.55 डिवाइडेड बाई 4.75, तो आपको वॉलमार्ट का पी मिल जाएगा। अब इस पी को आप वॉलमार्ट का जो कॉम्पिटिटर है, जैसे यूएस में वॉलमार्ट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है जैसे कि अमेजन है, आप अमेजन के साथ कंपेयर कर लो कि भाई अमेजन का अच्छा चल रहा है कि वॉलमार्ट का अच्छा चल रहा है ना। जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा अच्छा माना जाता है सर, ठीक है, जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको एक बेसिक आइडिया दिया। बाकी जब मौका मिलेगा मैं आपको पी के ऊपर पूरा स्पेशल बात कर लूंगा सर। ओके, मैं आशा करता हूं कि बात समझ में आ रहा है सर। अब यहाँ पर क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। पी रेशियो इधर 8 टाइम्स, इधर हो गया 10 टाइम्स। 8 टाइम्स क्यों हुआ सर? 8 टाइम्स क्यों हुआ? मनगढ़ंत थोड़ी है, अपने मन से नहीं लिखा मैंने। The company expects to improve its rate of return by 2% as a result of modernizations, but P ratio is likely to go down to 8 times if the entire amount is raised as term loan। माने अगर पूरा पैसा लोन में लेगा तो इंटरेस्ट में ही तो पैसा चला जाएगा, तो शेयर होल्डर के लिए तो बचेगा कम ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर कंपनी सारा पैसा लोन पे दे देगा, इंटरेस्ट पे दे देगा, तो ऑटोमेटिकली अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा सेंस का कॉमन करो, सेंस को थोड़ा कॉमन करो, समझ में आ जाता है सर। ओके, एच, अब प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा एफ इंटू जी करके, यानी ईपीएस इंटू पी रेशियो। तो ऐसा करने से ऑल्टरनेट 1 में शेयर का दाम पड़ेगा 20 रुपीज 656, और ऑल्टरनेट 2 में दाम पड़ जाएगा 23.52। चेक इट प्लीज, चेक करो एक बार क्या आया सर, बताओ। तो कंपनी किसको प्रेफर करेगा, ऑल्टरनेट 1 को कि ऑल्टरनेट 2 को? Which one company should prefer? Alternate 1 चूज करें कि alternate 2 चूज करें? ওয়ান কেন? ওয়ানে তো শেয়ারের দাম কমে যাচ্ছে, কোম্পানি শেয়ারের দাম কম করতে চাইবে না বেশি করতে চাইবে? এটা তো আমি শেখাইনি, লাস্ট দিনে তো শেখালাম যেটাতে কোম্পানি শেয়ারের দাম বেশি হবে কোম্পানি ওই অল্টারনেটটা চুজ করবে। তো 23.52 তে শেয়ারের দাম বেশি হবে তো 23.52 শুড বি চুজन सर। ओके, कंक्लूजन करो। सिंस expected share price is higher under alternate 2, the firm should choose alternate 2। ठीक है, firm should choose alternate 2। বোঝা গেছে?
এবারে আমি যাচ্ছি सेकंड मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब हो गया कि विच प्लान कंपनी शुड चूज, कौन सा फाइनेंशियल प्लान कंपनी चूज करे, ये हो गया सर। नाउ द नेक्स्ट इज if it is assumed that there will be no change in the P ratio if either of the two alternatives is adopted, तो क्या आंसर सेम होता अगर P चेंज ना होता? अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेंज ना होता तो भी क्या एडवाइस वही होता? ये सवाल है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा। सो इफ दी PE रेशियो remains the same under both the alternatives, share price depends on EPS। शेयर प्राइस तब EPS पे डिपेंड करता, तब जिसका EPS हायर होगा कंपनी उसको चूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें जिसमें शेयर होल्डर का अर्निंग ज्यादा होगा कंपनी को उसको चूज करना चाहिए। इफ द पी रेशियो रिमेन्स द सेम अंडर बोथ द ऑल्टरनेटिव, मैंने दोनों में अगर 10 होता, ठीक है, तब शेयर प्राइस डिपेंड करता EPS पे, ठीक है। तो इसमें आपका जवाब होगा ऑल्टरनेटिव 1 हैज हायर EPS। चेक करो, ऐसे तो इसमें हम लोगों का देखा गया कि 23.5 मतलब ऑल्टरनेटिव 2 चूज किया गया, बट अगर पी रेशियो दोनों में 10 टाइम्स होता, सेम रहता, तो ऐसे सिचुएशंस में EPS चेक किया जाता, जिसका अर्निंग पर शेयर ज्यादा है उसको लेते, तो अर्निंग पर शेयर ऑल्टरनेट 1 का ज्यादा है तो उसको लेना चाहिए था। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ऐसे तो जवाब बड़ा सिंपल है, माने 2 लाइन का जवाब है, बट अगर अंडरस्टैंडिंग इश्यूज है ना तो फिर नहीं बता पाओगे। तो सिंपल बात है कि जिसका जब दोनों ऑल्टरनेटिव में पी रेशियो सेम हरकत करता है, सिमिलर सेम रह जाता है, तो पूरा खेल डिपेंड करता है EPS पे। जिसका EPS हाई रहेगा हम उसे चूज करेंगे। ऑल्टरनेट 1 हैज हायर EPS and would be advised। yes, this is the second answer। बोलो सर, सेकेंड आंसर क्लियर है? सेकेंड आंसर भी क्लियर है। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन, ऑल्सो कैलकुलेट द इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT। आपको पता है इंडिफरेंस लेवल क्या होता है? द आंसर इज यस, आपको पता है सर। सर कैसे पता? आपका आपकी इच्छा है क्या? आप बोल दिया तो पता है? अरे सर लास्ट क्लास इसी में बात हुआ, यस्टरडे मैंने आप लोगों को इसी में बात किया था, इसी चीज में मैंने आपको बात किया था, ये इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT। थोड़ा सा आपको EPS का फॉर्मूला पुट करना है और कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है। आपको वो EBIT लेवल फाइंड आउट करना है जहां पर दोनों ऑल्टरनेटिव में आपका EPS माने EPS दोनों अलग अलग रहता है लेकिन आपका EBIT सेम रहेगा, तो आपको वो EBIT लेवल को ढूंढना है। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन सर, VVIP कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है ये। कैसे सॉल्व होगा? इसके लिए आपको लास्ट क्लास याद करना पड़ेगा। इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT, that is EBIT star, refers to that level of EBIT
refers to that level of EBIT at which EPS would be same under both debt and equity alternatives. ठीक है, VBIP कॉन्सेप्ट है सर, VBIP कॉन्सेप्ट. Indifference level of EBIT, that is EBIT star, refers to that level of EBIT. वो उस EBIT को बात करता है जहां EPS सेम होता है, चाहे आप डेब्ट कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ो या फिर इक्विटी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ो. माने चाहे आप ऑल्टरनेटिव 1 चूज करो, चाहे आप ऑल्टरनेटिव 2 चूज करो, आपका EPS सेम रहेगा. ठीक है, तो आपको वो वाला EBIT ढूंढना है. तो जस्ट सॉल्व दी EPS 1 इक्वल्स टू EPS 2. नाउ दी काम बहुत आसान है, एक छोटा सा फॉर्मूला का मैटर है. यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट EPS 1 इक्वल्स टू EPS 2. प्रूव करना है इसको. EPS 1 इक्वल्स टू EPS 2 को प्रूव करना है, और वहां से EBIT को कॉमन निकाल के लास्ट दिन भी सॉल्व किए थे, आज भी कर लो. फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, EBIT स्टार माइनस I1. ये तो मैंने आपको लेवरेज में भी सिखाया था. I माने इंटरेस्ट, ठीक है, मैंने ऑल्टरनेट 1 का इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स दे दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स देख लो, इक्वल्स टू अगेन EBIT स्टार माइनस I2 माने सेकेंड ऑप्शंस का इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस इनटू सरकार का टैक्स 1 माइनस टी होल डिवाइडेड बाय N2 माने नंबर ऑफ शेयर्स. नाउ जस्ट पुट द नंबर्स. सबको सभी इंफॉर्मेशन आपके पास हैं. EBIT स्टार माइनस I1 करके ये जो इंटरेस्ट 1 है ये क्या है सर? ये जो इंटरेस्ट 1 है मैंने बेसिकली EBIT से इंटरेस्ट चला गया तो पैट है, और पैट से टैक्स चला गया. तो एक काम करो ना, ये डेटा आपके पास है, यू नो दिस डेटा. दिस वन आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ना, EBIT स्टार माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या है सर? आप देखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑल्टरनेट 1 के लिए है 5.8 और ऑल्टरनेट 2 के लिए है 3.4, है ना? 3.4. और आपको दोनों का नंबर ऑफ शेयर्स भी पता है. इसका है 5 लाख, इसका है 6 लाख. ऑल्टरनेट 1 का है 5 लाख और ऑल्टरनेट 2 का है 6 लाख. यू नो दीज डेटास, ये सब डेटा आपको पता है. तो बस इसको पुट करो और सॉल्व करो, हो जाएगा. तो EBIT स्टार माइनस इंटरेस्ट 1 5.8, ठीक है, 5.8. एक काम करते हैं, दोनों जगह से टैक्स को हटा देते हैं, इजी हो जाएगा. तो आप यहाँ एक काम करो, EBIT स्टार माइनस 5.8 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर, फर्स्ट केस में 5 है, और इधर आप एक काम करो, EBIT स्टार माइनस 3.4 है, और इधर आपका N2 है 6, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर का डेटा. अब आप यहाँ से ना EBIT स्टार को सॉल्व कर लो. अब यहाँ से EBIT स्टार को सॉल्व कर लो, मिल जाएगा सर. मैं फिर भी आंसर बता देता हूँ. EBIT स्टार आपका आएगा माने 17.8. प्लीज एक बार आप कंफर्म करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, हो जाएगा, नहीं होगा तो बताना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है सर, बचपन का अलजेब्रा का सॉल्यूशन है. EBIT स्टार का वैल्यूएशन आएगा 17.8. बात समझ में आया सर? हेलो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दोनों साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, दोनों साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई करो. ये वाला 6 के साथ इधर 6 EBIT हो जाएगा, 6 इंटू 5.8 करो, इधर 5 EBIT हो जाएगा, 5 इंटू 3.4 करो, ठीक है. फिर दोनों साइड को इक्वल करो, आप देखना ये वाला आ जाएगा. EBIT स्टार इक्वल्स टू 17 टका
80 पैसा। माने ये 17.8 इज व्हाट, 17.8 लाख आपका वो वाला प्रॉफिट है जिसमें आपका दोनों का अर्निंग पर शेयर अल्टरनेट 1 एंड अल्टरनेट 2 इक्वल है। माने कंपनी अगर इतना प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, 17 लाख प्रॉफिट कमाते हैं, तो दोनों साइड में ईपीएस चाहे अल्टरनेट 1 यूज करे या अल्टरनेट 2, तो कंपनी कर सकता है। अब इसको लिखना कैसे है मैं लिखा देता हूं सर, मैं लिखा देता हूं सर। सिंस प्रोजेक्टेड EBIT that is 13, स्टार्टिंग में हम लोग कितना EBIT मिला था 31.62। स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तब कितना EBIT मिला था, देखो सर सब भूल रहे हैं आप लोग, 31.62 कहाँ चला गया, एक सेकेंड, थर्टी वन पॉइंट सिक्स टू दिस वन, ठीक है। तो 31.62 जो नॉर्मल EBIT है वो आपका EBIT स्टार से ज्यादा है। हेलो, ये मैंने लास्ट दिन भी इसी तरह का कैलकुलेशन सिखाया था कि अगर नॉर्मल EBIT स्टार से ज्यादा है तो आपको क्या लेना चाहिए, लोन कॉन्सेप्ट में जाना चाहिए कि इक्विटी कॉन्सेप्ट में जाना चाहिए। हेलो, सर ये सब चीज मैं लास्ट दिन बताया आप लोगों को। अगर नॉर्मल EBIT स्टार से ज्यादा है तो फिर आपको डेब्ट कॉन्सेप्ट चूज करना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका EPS जिसका हाई हो उसे चूज करना चाहिए। ये मैंने लास्ट दिन लिखा के रखा सर, कॉपी चेक करो, कॉपी चेक करो। तो सिंस प्रोजेक्टेड EBIT दैट इज 31.62 is greater than 17.8 that is EBIT स्टार, ठीक है। द डेब्ट अल्टरनेटिव, द डेब्ट अल्टरनेटिव मैंने अल्टरनेटिव 1, ठीक है, द डेब्ट अल्टरनेटिव that is alternative 1 should be chosen as it has higher EPS, as it has higher earning per share। इतनी सी बात है सर। अच्छा, और एक चीज यहाँ पर कर सकते हो सर, यहाँ पर एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस भी दे सकते हो। ये भी मैंने लास्ट दिन इंडिफरेंस लेवल सिखाने के टाइम पे आप लोगों को बताया था कि आपका एक नॉर्मल EBIT लेवल है ना सर, जिसमें आपको क्या करना हो रहा है सर, आपका दो लाइन बन रहा है, एक ऑल्टरनेटिव 1 का लाइन, सबसे पहले तो एक ऑल्टरनेटिव 1 और एक ऑल्टरनेटिव 2। तो जो आपका ऑल्टरनेटिव 2 है, ठीक है, वो आपका नेगेटिव एरिया से बिलोंग कर रहा है। बात को समझे सर। इस तरह का एक ग्राफ मैंने लास्ट दिन भी दिखाया था, ऑल्टरनेट 1, ठीक है, और एक ग्राफ आपका यहां से बनेगा, ऑल्टरनेट 2, ठीक है। और ये जो पॉइंट आपका बना है ना सर, इस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं EBIT स्टार, EBIT स्टार 17.8, और ये जो लाइन है दिस इज द नॉर्मल EBIT।
અને जो मैंने आपको लास्ट दिन समझाया था उसी कॉन्सेप्ट में पूरा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट था। बाकी बीच में थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग आपको आया होगा बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। लास्ट दिन का क्वेश्चन और आज का क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट तो नहीं था, थोड़ा अलग था। पर ये जो एरिया है ना कैपिटल स्ट्रक्चर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, इसलिए मैंने इसके ऊपर आप लोगों को क्लास में ही बार बार क्वेश्चन सॉल्व करवाया। अच्छा, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लो ना सर। ये वाला एक क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट हो सके तो अभी ले लो सर, क्योंकि बाद में हम पीडीएफ शेयर करने में अगर देरी हो जाए मेरे से तो फिर आप लोग बोलोगे सर होमवर्क नहीं था। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ले रहे हो सर? एक सेकेंड। सर नीचे एक और क्वेश्चन देख करिए। हाँ एक बार बोल। सर नीचे काले जो सिल्वर टेक्स्ट लो टेक्स्ट की सॉरी ये तो देखो। हाँ सौरभ, एक सेकेंड हाँ एवरे ने ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो सर। ये होमवर्क रहेगा, सॉल्व करना। और लास्ट दिन का एक होमवर्क मुझे याद है, मुझे वो बाकी है। हाँ गामा लिमिटेड, क्या बोलो? क्वेश्चन देखती बच्ची क्या नो? मुमकिन है। हां सर बड़े सबने स्क्रीनशॉट ले लिया सर? होमवर्क के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया? इसको कॉपी में नोट डाउन कर Yes, लेना sir. सारा क्वेश्चन। ओके, कॉपी में नोट डाउन कर लेना और इसको ट्राई करना, ठीक है? और लास्ट दिन एक होमवर्क था ना, उसका आंसर मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, आप लोग उसको घर पे एक बार चेक कर लेना। एक प्रीवियस लेक्चर मतलब येस्टरडे सॉरी लास्ट वीक जो क्लास हुआ था उससे पहले वाला वीक का एक होमवर्क था, जिसका आंसर मैं शेयर कर देता हूँ, आप लोग एक बार घर पे ट्राई मतलब चेक कर लेना जिन्होंने इसको सॉल्व करके रखा है। ठीक है सर, आज इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास मैं कोशिश करूंगा कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करने का, बट अगर देख लूंगा कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर बाकी है तो पहले उसको कवर कर लूंगा, ठीक है? उसके बाद अगर टाइम रहे तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है? तो आज का क्लास इतना ही है सर, नेक्स्ट क्लास बाकी चर्चा करते हैं। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। Okay, sir. ओके सर, गुड नाइट एंड थैंक यू टू ऑल Good ऑफ night, यू। sir. गुड नाइट सर। ओके सर गुड नाइट। ओके सर।